फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग पाचन के क्रिया के बारे में बात किए थे कि भोजन जो होता है वो हमारा आमाशय तक भोजन चला आता है। तो आमाशय में जब भोजन की पाचन क्रिया जब हो जाती है तो वो क्या करता है, वो भोजन पाइलोरिक छिद्र के द्वारा, देखिए ये आमाशय है, यहाँ से इसमें आमाशय में भोजन ग्रस नली के द्वारा चलाता है और यहाँ पर पूरी पाचन की क्रिया होती है। और पाचन क्रिया होने के बाद यह पाइलोरिक छिद्र, इसको बोलते हैं पाइलोरिक छिद्र। पाइलोरिक छिद्र के द्वारा यह क्या होता है, छोटी आंत में चला जाता है। यह पाइलोरिक छिद्र के द्वारा क्या होता है, छोटी आंत में चला आता है। तो यही आज हम बात करेंगे इसी छोटी आंत के बारे में कि आखिर छोटी आंत में भोजन का पाचन किस रूप से होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी क्रिया वहाँ भाग लेती है। तो आइए उसी छोटी आंत के बारे में बात करें। तो छोटी आंत जो होता है वो मनुष्य के आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है। मनुष्य के आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है, उससे बड़ा और कोई भाग नहीं होता है, क्योंकि सारी पाचन की क्रियाएं उसी में होती है। तो देखिए छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 मीटर होता है। यह 6 मीटर लंबा होता है और चौड़ाई जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई सेंटीमीटर में होता है पर लंबाई मीटर में होता है। यानी सबसे बड़ी यही है, पाचन की क्रिया सबसे बड़ी छोटी आंत ही होती है। और यह बेलन के आकार का है, यानी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे रहता है और इसमें ही एक बड़ी आंत ऊपर से इसको क्या रहता है, घेरा रहता है। तो यह है छोटी आंत, यानी यह क्या होता है, बेलन के आकार का होता है। अब इसके बाद देखिए छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो भिन्न भिन्न जंतुओं में अलग अलग होती है, यानी पाचन की क्रिया पर वो क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे शाकाहारी जंतुओं में इसकी लंबाई अधिक होती है ताकि सेलुलोज हो, जो भोजन में सेलुलोज हो, उस सेलुलोज का पाचन ठीक से यानी पूर्ण रूप से हो सके। पर मांसाहारी जंतुओं में इसकी जो लंबाई होती है वो बहुत कम होता है, ताकि मांसाहारी जो भोजन होते हैं उसमें वो क्या होता है, भोजन में क्या होता है, भोजन के पाचन वो सरल होते हैं, यानी आसान होता है, उसमें भोजन की पाचन आसान होती है। इसलिए मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो क्या होता है, कम होता है। अब देखिए यह आमाशय है, देखिए ये आमाशय है। आमाशय में भोजन जब पाइलोरिक छिद्र के द्वारा यहाँ से चलता है, पाइलोरिक छिद्र यानी पाइलोरिक छिद्र के ये बाद जो शुरू होता है, हमारे जो छोटी आंत होती है वो 3 भागों में विभाजित होती है। छोटी आंत जो होता है वो 3 भागों में बट जाता है। पहला भाग होता है ग्रहणी, दूसरा जो भाग होता है जेजुनम और तीसरा जो भाग होता है इलियम। यानी छोटी आंत 3 भाग में विभाजित हुआ। पहला है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम, यानी 3 भागों में विभाजित हो गया। तो जो पाइलोरिक छिद्र के बाद, जो आमाशय में पाइलोरिक छिद्र के बाद जब ये शुरू होता है तो यह क्या होता है, ग्रहणी यहीं से क्या होता है, पाइलोरिक छिद्र के बाद शुरू होता है। और ग्रहणी के जो आकार होता है वो एकदम सी के आकार का होता है। देखिए यहाँ पर सी के आकार का एकदम घुमा हुआ है, तो ये क्या होता है, सी के आकार का होता है। और इसी
छिद्र में जो ग्राणी के बीचों बीच जो सी के आकार का होता है उसमें एक छिद्र होता है, उसमें क्या होता है, एक छिद्र होता है, और वह छिद्र एक नली में खुलता है, और वह नली दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से क्या होता है, ये बनता है। तो यहां से हमारा क्या होता है, एक अग्नाशय वाहिनी, अग्नाशय वाहिनी, और दूसरा मूलपित वाहिनी। यानी दो नलियों को मिलने से यहाँ पर जो छिद्र, जो एक छोटे छिद्र का जो निर्माण हुआ है जहाँ यहाँ खुलता है नली में, तो इस नली में ये दो अग्नाशय वाहिनी और मूलपित वाहिनी दोनों आकर यहाँ पर मिलते हैं, और इसके बाद हमारा छोटी आंत अंदर की ओर चला जाता है। तो जो बीच वाला भाग है वो जेजुनम होता है, और जो लास्ट वाला भाग है इलियम होता है। यानी जेजुनम और इलियम में ही भोजन का जो होता है वो पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। जैसे भोजन के यहाँ दोनों के बाद पाचन हुआ जेजुनम में ये जो भाग है जेजुनम होता है, इसमें कुछ जेजुनम भी होता है और इलियम भी होता है। तो जेजुनम में जब भोजन का पाचन हुआ उसके बाद फिर वो क्या होता है, इलियम में चला जाता है, जेजुनम के बाद इलियम में चला जाता है। तो जब यह इलियम में जाता है भोजन, तो वहां से क्या होता है, इलियम में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। यानी भोजन की जितने भी पाचन की क्रिया होती है वो क्या होता है, इलियम में पूर्ण रूप से होता है। तो इलियम में जब भोजन का पाचन पूर्ण रूप से होता है तो वहाँ इस भोजन का पाचन का अवशोषण होता है, भोजन के पाचन का अवशोषण होता है। वो भी पाचन के अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो बिलाई के द्वारा होता है। इलियम में एक बिलाई होता है, उसी के द्वारा क्या होता है, भोजन के पाचन का पूर्ण अवशोषण होता है। और यह बिलाई जो होता है, अवशोषण के बाद जितने भी चीज अवशोषित किए उसके बाद इस बिलाई में क्या होते हैं, रुधिर होते हैं। इस बिलाई में रुधिर होता है, और वह क्या करता है, जितने भी अवशोषण जो चीज है, अवशोषित जो किया है चीज, उस चीज को यह क्या करता है, बिलाई रुधिर में यानी ब्लड के माध्यम से हर भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसमें जब बिलाई हर भाग में पहुंचा देता है तो देखिए यहाँ पर इस छोटी आंत में पाचन की क्रिया में दो चीज भाग लिए। पहला तो यकृत और अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय दो चीज भाग लिए। यकृत से पित्त निकलता है जो पित्ताशय नामक थैली में रहता है, वहां से ये पित्त जो होता है, ये अमाशय से जो हमारा होता है वो भोजन जो कायम के रूप में जो निकलता है पाइलोरिक छिद्र से जो भोजन कायम के रूप में निकलता है वो भोजन अम्लीय होता है। जो पाइलोरिक छिद्र से जो भोजन निकलता है वो भोजन क्या होता है, अम्लीय होता है। और जो यकृत से जो पित्त निकलता है, यह पित्ताशय नामक थैली में जमा हो जाता है। पित्त जो होता है वो पित्ताशय नामक थैली में जमा हो जाता है, और वही पित्त हमको यहाँ जो अम्लीय भोजन है, जो कायम के रूप में अम्लीय भोजन है, उस अम्लीय भोजन को यह क्या करता है, मूलपित्त वाहिनी के द्वारा इसमें क्या करता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में मदद करता है। क्योंकि पित्त जो होता है वो गढ़े हरे रंग का द्रव्य होता है, तो वो क्या करता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। क्यों, अगर वो क्षारीय न बनाए, पित्त अगर भोजन को क्षारीय न बनाए तो यहाँ से जो हमारा अम्लीय भोजन होगा उसमें अग्नाशय से जो रस निकलेगा, जो एंजाइम निकलेगा, उस पर अभिक्रिया नहीं करेगा। इसलिए पित्त जो होता है, यकृत से जो पित्त निकलता है वो पित्त क्या करता है, हमारे भोजन क्षारीय बना देता है। अग्नाशय से जो रस निकले, जो एंजाइम निकले, वो क्या करे, उस भोजन पर अभिक्रिया करे। तो जब भोजन पर अभिक्रिया करेगा तो वहीं से क्या होता है, इसमें यकृत और अग्नाशय दोनों पाचन की क्रिया में मदद करते हैं। यकृत से पित्त निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। और जो छोटी आंत होता है उस छोटी आंत में आंत्र रस होते हैं, आंत्र रस होते हैं।
ये जो होते हैं छोटी आंत में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ से यकृत पित्त का काम, पित्त भेजने का काम किया, यानी पित्त वहाँ से मिला यकृत से, और अग्नाशय से अग्नाशय रस मिला जो एंजाइम, और आंत में खुद आंत रस पाए जाते हैं इसको। तो ये जो हो गया हमारी छोटी आंत में क्या किया, भोजन के पाचन की क्रिया में मदद किया। अब वहाँ से छोटी आंत में जो भोजन की पाचन की क्रिया जो पूर्ण हो जाती है, जो अवशोषण, हाँ देखिए एक बात, एक क्वेश्चन होता है कि छोटी भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है, तो भोजन का जो पाचन का पूर्ण रूप से होता है वो छोटी आंत में ही भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। तो जब भोजन का पाचन यहाँ पूर्ण रूप से हो गया, तो पूर्ण रूप से होने के बाद जो अवशिष्ट जो चीज बच जाता है, अवशेष बच जाते हैं, वो क्या होता है, सिक्कम के द्वारा बड़ी आंत में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, यानी बड़ी आंत में फिर चला आता है। तो बड़ी आंत देखिए 2 भागों में विभाजित हो जाता है। बड़ी आंत में जब ये भोजन आता है तो यहाँ से सिक्कम होता है, सिक्कम यानी सीरा बंद। जब इधर से जो भोजन आया उसको क्या करता है, यहाँ सीरा बंद करने का काम करता है, ताकि फिर इधर से भोजन इधर न जाए, यानी इधर से भोजन इधर न जाए। बड़ी आंत जब छोटी आंत से बड़ी आंत में आ गया तो फिर बड़ी आंत से छोटी आंत में नहीं जा सकता है, वहीं ये सीरा बंद, ये जो सिक्कम होता है वो सीरा बंद होने का काम करता है। तो यहाँ से देखिए छोटी आंत जो होता है, सॉरी बड़ी आंत जो होता है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला होता है कुलोन, इंग्लिश में इसको कुलोन भी बोलते हैं ना। और दूसरा जो होता है मल द्वार, या इसको रेक्टम भी कहते हैं, या इसको रेक्टम भी कहते हैं। तो ये बड़ी आंत जो होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है। तो यहाँ से भोजन का जो पाचन, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। जितने भी जो भी पाचन हुए वो छोटी आंत में ही पाचन होता है, और छोटी आंत से जो भोजन चलाता है तो वो होता है कुलोन में चलाता है। कुलोन जो होता है वो 3 भागों में विभाजित हो जाता है। कुलोन जो होता है हमारा 3 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला होता है ऊपरीगामी कुलन, दूसरा होता है अनुप्रस्थ कुलन, तीसरा होता है अधोगामी कुलन। यानी जो कुलोन हुए वो 3 भाग में विभाजित हो गए। पहला ऊपरीगामी कुलोन, तीसरा है अनुप्रस्थ कुलोन, और चौथा जो है तीसरा जो है अधोगामी कुलोन है। यानी कुलोन जो है 3 भागों में विभाजित हो गया। तो ये जो अधोगामी कुलोन जो है वो क्या होता है, रेक्टम में खुलता है। अधोगामी जो कुलोन होता है वो रेक्टम में खुलता है, और यह रेक्टम फिर मल द्वार दोनों एक ही है। ये क्या होता है, मल द्वार के माध्यम से जो क्या होता है बाहर की ओर खुलता है। कभी कभी समय समय पर जब यहाँ ये क्या होता है थैली होता है जो रेक्टम बोलते हैं, वो क्या होता है थैली में क्या होता है मल द्वार, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे इसमें जो भी भोजन आए उस भोजन को कुछ यहाँ पर जो कीटाणु होते हैं वो क्या करते हैं, इस भोजन को जो अपशिष्ट पदार्थ जो भोजन बचा है उस भोजन को यह करते हैं खाने का काम करते हैं, और वो खाकर इस भोजन को मल के रूप में त्याग देते हैं। तो वो क्या होता है मल के रूप में जो त्यागते हैं वो क्या होता है मल रेक्टम में आके भर जाता है, और यह समय समय पर मल द्वार के माध्यम से बाहर की ओर खुलता है। तो इतना हुआ छोटी आंत। यहाँ तक तो पाचन की क्रिया समाप्त हो गई। अब कुछ बात करेंगे यकृत और अग्नाशय के बारे में जो छोटी आंत में भाग लिए थे। तो देखिए यकृत जो होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यानी यकृत जो होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यह शरीर के उदर के दाहिने
यानी दाहिने दिशा में क्या होता है यानी दाहिने दिशा में क्या होता है, स्थित होता है। और यह यकृत से क्या होता है, पित्त निकलता है, और यह पित्त जो होता है पित्ताशय नामक थैली में चला जाता है। और यकृत जो होता है, यहाँ आमाशय में जो प्रोटीन का पाचन हुआ है, भोजन में प्रोटीन की जब कमी होती है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन को बदलने का काम करता है। यकृत जो होता है वो प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करता है। और यकृत उस कार्बोहाइड्रेट को, अगर हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट यकृत जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को, जो प्रोटीन से जो कार्बोहाइड्रेट बना, वो कार्बोहाइड्रेट को वसा की जब कमी होती है तो कुछ कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग वो क्या करता है, वसा में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। यानी यकृत जो होता है क्या करता है, वसा में परिवर्तित कर देता है। यकृत का जो वजन होता है वो 1.5 से 2 kg का होता है। यानी यकृत का जो वजन होता है वो 1.5 से 2 kg का होता है। और यह हमारे शरीर की टेम्परेचर को बनाए रखता है। अब बात करेंगे अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय जो होता है वो अमाशय के ठीक नीचे होता है। अमाशय के क्या होता है, ठीक नीचे होता है। और यह पीले रंग का घेरा हुआ रहता है। यह क्या होता है, पीले रंग का घेरा हुआ रहता है। और यह जो होता है, यकृत तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां होती है, पर अग्नाशय जो होता है वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह अग्नाशय जो होता है वो शरीर के दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। और यह जो अग्नाशय क्या करता है, एंजाइम जो पित्त जो यहाँ से भोजन क्षारीय बना दिया, तो उस भोजन पर यहाँ से अग्नाशय से कुछ एंजाइम निकलते हैं जो उस भोजन पर क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, यानी पाचन के क्रिया में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ और अगले वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।